अपने खाने के लिए जो फ्रूट्स होते थे या जो वेजिटेबल्स होते थे जिनको हम कच्चा खा सकते थे, उसको इकट्ठा करने से लेके जब लोगों ने फसल को उगाना शुरू किया, उस टाइम पीरियड तक हम इस चैप्टर में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से लोग पहले खाने को इकट्ठा किया करते थे और उसके बाद उन्होंने फसल को उगाना स्टार्ट किया। कैसे फिर एनिमल्स वगैरह को पालना स्टार्ट किया और मीट वगैरह का कैसे इस्तेमाल होने लगा। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैप्टर के डिस्कशन को अच्छे से सुनें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये आप जो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है एक छोटा सा पैराग्राफ, इसको आप रीड कर लेना अच्छे से। मैं जो इसके आगे के पैराग्राफ्स हैं मैं वहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज वैरायटी ऑफ फूड्स। वैराइटीज ऑफ फूड्स यानी कि फूड्स की जो जो वैराइटीज़ थी हैं हमारे पास अभी, वो कहाँ से आती हैं और किस तरीके से हम उन चीज़ों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड such as fruit, vegetables, grains, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared। यानी कि बहुत से सब्जियां, बहुत से फल और जो अनाज वगैरह होता है या दूध होता है या मीट होता है, वो हमारे पास कहाँ से आते हैं? या तो वो प्लांट्स पे ग्रो होते हैं या फिर हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। Different plants grow in different conditions. Rice, for example, require more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. अलग अलग एरियाज में अलग अलग फसल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसका कारण ये हो सकता है कि किसी एरिया में जो पानी की क्वांटिटी होती है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा होती है और किसी एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल को देखें, राइस राइस को ग्रो करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वीट की या फिर बार्ले की, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयरिंग टू राइस। ये इस वजह से जो है ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि किसी एरिया में आपको राइस की जो फसल है वो ज़्यादा दिखाई दे और बाकी जो और क्रॉप्स होते हैं उनकी फसल आपको कुछ एरियाज में कम दिखाई दे। नाउ डिफरेंट एनिमल टू प्रिफर डिफरेंट इन्वायरमेंट। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो उनकी भी जो हैबिट होती है वो भी, यानी कि उनको जो इन्वायरमेंट होता है वो भी उनकी सहन शक्ति के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस sheep and goat can survive more easily than cattle in dry। यानी कि ड्राई एरियाज में जो शीप होते हैं या फिर बकरियां वगैरह होती हैं, भेड़ वगैरह होती हैं, वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हैं और बाकी कैटल्स के मुकाबले, यानी कि जो गाय भैंस वगैरह होती हैं हिली इन्वायरमेंट में। बट एज यू सो इन चैप्टर 2, women एंड men डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो विमेन्स होते हैं या मैन होते हैं वो अपने खाने को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि फसल उगाना कब से चालू हुआ, फार्मिंग कब से स्टार्ट हुई, और उसके बाद हर्डिंग यानी कि पशुपालन। वी हैव seen in chapter 2 that the climate of the world was changing, and so were plants and animals that people used as food. Men, women, and children probably observed several things. The place where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them. लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मौसम जो है यानी क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा था, और लोगों ने या जो बच्चे वगैरह थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से बीज जो है ज़मीन में फैल जाता है और उससे फिर अंकुर निकल आते हैं और वहाँ पे फिर नया पौधा उग जाता है। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स की जो है देखभाल करनी शुरू कर दी।
protecting them from the birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. In this way, people become a farmers. लोगों ने क्या किया, जो प्लांट्स थोड़े थोड़े निकल के आ रहे थे उनको बर्ड्स से या जो और जंगली जानवर हुआ करते थे उनसे उसको बचाना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा। जब उसका कटाई का टाइम आने लगा तो लोगों ने क्या किया, उस फसल को काटना शुरू कर दिया। इसी तरीके से लोग धीरे धीरे फार्मिंग में आना शुरू हो गए और वो फार्मर्स बन गए। विमेन एंड मैन women, men, and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि जो एनिमल्स होते थे, जो जिन एनिमल्स को पाल सकते थे उनके लिए क्या करना शुरू करा, उनके जो शेल्टर हुआ करते थे उनके आसपास खाना छोड़ना शुरू कर दिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. फिर धीरे धीरे लोगों ने और जो एनिमल्स थे, पहला जो एनिमल जिसको पाला गया था वो कौन था, डॉग का एक एंसेस्टर था यानी कि पूर्वज था। फिर लोगों ने धीरे धीरे बाकी जो जानवर थे, बाकी जो एनिमल्स थे उनको भी अपने कैंप के आसपास जो है अट्रैक्ट करना शुरू किया। These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. जैसे भेड़ बकरी वगैरह होती थी या फिर गाय भैंस वगैरह होती थी, ये ज़्यादातर क्या खाती थी, घास वगैरह खाती थी। Often people protected these animals from attacks by the other wild animal. लोगों ने इन जानवरों को जंगली जानवरों से बचाना भी शुरू कर दिया। This is how they become the herders. और इस तरीके से लोग क्या हुए, पशुपालक हो गए, यानी कि उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो इस पैराग्राफ में हमने दो चीज़ों को देखा कि लोग फार्मर्स कैसे बने और लोग हर्डर्स कैसे बने। यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को देखेंगे, डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, यानी कि फसल को पैदा करते हैं, फसल उगाते हैं और एनिमल्स की भी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, यानी कि डोमेस्टिकेशन के लिए लोग सबसे ज़्यादा किसको सेलेक्ट करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल्स, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, जो बीमार ना पड़े। आपको पता होगा कि प्लांट्स में भी जो है कीड़ा वगैरह लग जाता है और जानवर जो होते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा बीमारी की तरफ ना आते हों, जिनको बीमारियां ना लगती हों। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट एंड दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, जहाँ से ज़्यादा अनाज पैदा होता हो या जहाँ से ज़्यादा फसल होती हो, and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. Among animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. यानी कि ब्रीडिंग के लिए, पालने के लिए जो सेलेक्ट किए जाते हैं उनको, वो एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं जो जेंटल होते हैं। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from the wild animals and plants. वाइल्ड एनिमल से और वाइल्ड प्लांट से ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं ये अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी कि जो दांत होते हैं या फिर सींग वगैरह होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयरिंग टू domesticated animal. Domestication was gradual process that took place in many parts of the world. It began around 12,000 years ago.
कब स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन? 12,000 साल पहले। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टूडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आजकल जो हम खाना वगैरह खाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो सब किसका परिणाम है? डोमेस्टिकेशन का। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे प्लांट्स वगैरह, जो फसल उगाई जाती थी, वो कौन सी थी? व्हीट और बार्ले की। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट। नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक नया तरीका। इफ इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। अगर आप कोई बीज बोते हैं तो आप देखेंगे कि वो उगने में कुछ टाइम लेता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। When people begin growing plants, it meant that they had to stay in the same place for long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain is ripened। यानी कि अगर कोई फसल उगाता है तो उसको फिर वहाँ पे लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक उसको रुकना पड़ता है, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके और वाइल्ड एनिमल से, बर्ड से उसको, उस फसल को बचा सके, तब तक उसकी कल्टीवेशन का, यानी कि उसका कटाई का, यानी जो फसल कटने का टाइम होता है वो जब तक ना आ जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। लोगों को क्या सोचना पड़ता है उसके बाद, यानी कि राइपनिंग के बाद क्या सोचना पड़ता है कि उसको किस तरीके से स्टोर किया जाएगा। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। कहीं कहीं पे जो है मिट्टी के काफ़ी बड़े बड़े बर्तन वो बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो ग्रेन्स है, जो उनकी फसल है, वो उसको वहाँ पे रख सकें। और वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, यानी कि गड्ढे खोदने भी स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि बढ़ती, उनकी जो जनसंख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat। अगर उनको अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की जाए तो वो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, और जो कि सोर्स ऑफ फूड है, और हमें मीट देते हैं। वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। यानी कि जो एनिमल को पाला जाता है, जिसका डोमेस्टिकेशन किया जाता है, उसको हम एज अ स्टोर ऑफ फूड भी पाल सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। सो पहले फार्मर्स कौन थे और पहले हर्डर्स कौन थे, वो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। टर्न टू मैप 2। जब आप देखेंगे पेज नंबर 14 पे, वहाँ पे जो मैप दिया हुआ है, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। जहाँ पे आप ब्लू स्क्वायर्स देखेंगे, जो मार्क आप देखेंगे वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ फार्मर्स के और कुछ हर्डर्स के क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो जगह मिली है जहाँ पे हर्डर्स और फार्मर्स रहते थे, वो कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट साइड, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। To find out whether these sites were settlement of farmer and herders, scientists study evidences। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए कि जो फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे, क्या ये जगह उनकी सेटलमेंट थी, यानी कि वो यहाँ पे बसेरा रखते थे, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? एविडेंसेस को स्टडी करना स्टार्ट किया। किसके एविडेंसेस को? प्लांट्स के और एनिमल बोन्स के। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द बर्न ग्रेन, यानी कि जो फसल वगैरह उन्होंने जलाई होगी, सबसे बड़ा सबूत जो है वही मिला। These may have been burnt accidentally or on purpose। या तो ये एक्सीडेंटली जल गए होंगे या फिर किसी पर्पज से इनको जलाया गया होगा।
Scientists have, sorry, scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. इस वजह से हमें पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनकी हड्डियों को भी आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया जा सकता है. लुक एट द टेबल below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found. So ये आप टेबल यहाँ पे देख लेना कि कहाँ कहाँ पे जो है साइंटिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं ग्रेन के और बोन्स के. ये साइट्स हैं यानी कि प्लेसेस हैं. सो आप इस टेबल को एक बार देख लेना ध्यान से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से एविडेंस के रूप में मिली है. नाउ टुवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ की तरफ. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स. कुछ जगहों पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, हट्स और हाउसेस. फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेस. लोग जो क्या करते थे, पिट हाउसेस बनाया करते थे, यानी कि वो ज़मीन में गड्ढे वगैरह खोदा करते थे और वहाँ पे फिर पूरा हाउस क्रिएट करते थे. विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम. दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. यानी कि ठंडी जगह होती है कश्मीर, तो ठंड की जगह पे लोगों को वो ठंड से बचने के लिए एक जगह हो जाती थी, यानी कि उनके लिए वो घर हो जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग hearths both inside and outside of the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे कुछ चूल्हे वगैरह भी मिले हैं जो लोग खाने वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे. तो इससे पता चलता है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो वेदर के अकॉर्डिंग यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे तो इंडोर या फिर आउटडोर. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. स्टोन टूल्स भी जो हैं हमें कई जगह से मिले हैं. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. जो पहले के जो टूल्स मिले थे उनसे ये थोड़े से अलग हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नियोलिथिक. दीज इंक्लूड tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. यानी कि प्लांट प्रोड्यूस वगैरह के लिए भी और जो ग्रेन्स होते थे उसको पीसने के लिए भी इन सब टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था. मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. आजकल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made of the bone. कुछ जो टूल्स होते थे वो हड्डियों से बनाए जाते थे. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ ये जो आपको पिक्चर दिखाई हुई है ये सब टूल्स हैं, ये स्टोन टूल्स हैं. मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. कुछ जो हैं जो अर्थन पोट्स थे यानी कि मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन थे वो भी कई जगह से मिले हैं. दीज आर दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. इनको डेकोरेट वगैरह भी किया जाता था और इनको फिर चीज़ों को स्टोर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, wheat and lentils, and that now become an important part of the diet. यानी कि इन ये जो मिट्टी के बने बर्तन होते थे इनको खाना वगैरह बनाने के लिए भी वो इस्तेमाल करते थे. Beside, they began weaving clothes using different kinds of material, for example cotton that could now be grown. और उन्होंने क्या किया, कपड़े वगैरह पहनने का भी वो कपड़े वगैरह पहनने भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए जो कि कॉटन वगैरह के हुआ करते थे. डिड थिंग्स चेंजेज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट. चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years.
अभी भी कुछ एरियाज़ में ऐसे हैं जहाँ लोग हंटिंग और गैदरिंग अभी भी करते हैं, और पशुपालन वगैरह तो हम सभी जानते हैं फार्मिंग वगैरह के बारे में कि काफ़ी इंडिया में जो है वो काफ़ी लार्ज एरिया में फार्मिंग वगैरह और जो पशुपालन होता है वो किया जाता है। In some cases, people try to combine these activities doing different things during the different seasons. What about other customs and practices? जो अदर कस्टम्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, वो उनके बारे में क्या आर्कियोलॉजिस्ट को बातें पता चली हैं? Archaeology does not tell us directly about these. Scholars have studied the lives of the present day farmers who practice simple एग्रीकल्चर। जो आजकल के किसान वगैरह हैं, फार्मर्स हैं, वो एक सिंपल प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर की। दे हैव ऑल्सो स्टडीड, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है इनको भी स्टडी किया है जो आजकल के फार्मर्स हैं। दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स। मैनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स। जो ये फार्मर्स हैं और जो ये हर्डर्स हैं, ये एक ग्रुप में रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ट्राइब्स कहते हैं। स्कॉलर्स फाइंड्स दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव बीन एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको ये बात पता चली है कि कुछ एरियाज में अभी भी वो उन रीति रिवाजों को या उन चीज़ों का चलन अभी भी है जो पहले के टाइम में हुआ करती थी। ये ट्राइब्स के बारे में आप पढ़ लेना। जो ट्राइब्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका खान पान होता है, क्या वो काम करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, ये सारा आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये पूरी वही टेबल है जो आपको ट्राइब्स के बारे में बताई गई है। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक जगह है, तो वहाँ पे क्या हुआ है? दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू द ईरान। ईरान में एक जगह है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वीमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। यहाँ पे लोगों ने क्या करा? बार्ले और वीट की फसल को उगाना शुरू किया और उन्होंने वहाँ पे इसको उगाना सीखा। एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम लोगों ने भेड़ और बकरी को पालना स्टार्ट किया। इन दिस एरिया इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। इस एरिया में ये सबसे पहला गांव है जिसके बारे में हमें पता चला है। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल। कुछ एनिमल्स की वहाँ पे हड्डियाँ वगैरह भी मिली हैं जब वहाँ पर खुदाई वगैरह की गई। दीज इंक्लूड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। इन लेटर लेवल they found more bones of the sheep and goat, and in still later levels cattle bones are most common, suggesting that this was the animals that was generally kept by the people. So जिन जानवरों की वहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं, जिनके बोन्स मिले हैं, वही वहाँ पे ज़्यादा पाले जाते थे लोगों के द्वारा। अर्लियर एंड लेटर लेवल, जो हमने ऊपर टर्म्स देखे हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एक्सकेवेशन साइट हाउ डू दे नो द लेवल इज अर्लियर एंड विच इज़ लेटर। उनको कैसे पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये लेवल जो है वो अर्लियर वाला है या फिर लेटर वाला है? सो आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदर फाइंड्स एट द मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेज और स्क्वायर हाउसेज भी मिले हैं। ईच हाउसेज हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। कुछ जो हाउसेज मिले हैं वो स्टोर के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते होंगे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. जब लोग वहाँ पे मर जाते थे, यानी कि लोग जब मर जाते हैं तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं और उनकी काफ़ी देखभाल करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनका ऐसा बिलीफ होता है कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है।
Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats. तो कुछ कब्रें हैं, कुछ बरियल्स हैं जो वहाँ पे मेहरगढ़ में मिली हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डेड पर्सन हु वाज बरिड विद गोट्स, यानी कि एक इंसान की, एक पर्सन की वहाँ पे एक बॉडी मिली है जो बकरी के साथ दफनाई गई थी, विच वर प्रोबेबली मीन्ट टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जिसको ये माना गया कि जो डेथ के बाद जो लाइफ होती है उसमें उसको खाना दिया जा रहा है। नाउ a closer look, Dausali heading. Dausali heading on map 2, page number 14. This is a site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to route leading to the China and Myanmar. Here stone tools including mortars and pestles have been found. So इस साइट पे हमें क्या क्या मिला है ये आप अंडरलाइन कर लेना। Mortars, pestles have been found. These indicate the these indicate that people were probably growing grounds and preparing food for it from it. इससे पता चलता है कि जो लोग यहाँ पे रहते थे वो फसल वगैरह को यहाँ पे उगाते थे और फिर उनको प्रिपेयर करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट, आ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ये एक स्टोन का नाम है जिसको हो सकता है कि चाइना से लाया गया हो। ऑल्सो कॉमन आर फाउंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड्स, एंसेंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू स्टोन एंड पोट्री। सो ये सब चीज़ें भी जो हैं हमें दाऊजली हेडिंग से मिली हैं। सो ये चैप्टर आपका यहीं ओवर होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट आपके आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करूं, वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।